हेलो बच्चों, भौतिक विज्ञान के चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाय आशुतोष गुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत। हम क्लास 12 की भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। छठा चैप्टर चल रहा है और छठे चैप्टर के छठे वीडियो को लेकर हम आज हाजिर हुए हैं। इससे पहले हमने विभव मापी सीखा। विभव मापी की ये लगातार तीसरी क्लास है और विभव मापी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छे से आप समझें। विभव मापी का सिद्धांत हम जान गए। विभव मापी विभव की गणना करेगी, यानी सेल का विद्युत वाहक बल और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की टर्मिनल वोल्टता को ज्ञात करेगी। लेकिन हम विभव मापी के अन्य उपयोग भी कर सकते हैं। तो आज हम विभव मापी के क्या क्या उपयोग यानी अनुप्रयोग है उनको हम सीखेंगे विभव मापी के अनुप्रयोग में। और विभव मापी को हम यहाँ 5 तरह से अनुप्रयोग में सीखेंगे, जिसमें हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर लेंगे। देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, जबकि विभव मापी की जो टेंडेंसी है वो विभव ज्ञात करना है, लेकिन हम उसका अनुप्रयोग करके सीखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे। फिर दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी करेंगे, किसी अल्प प्रतिरोध का मान भी ज्ञात करेंगे, अंश शोधन भी करेंगे वोल्टमीटर का और अमीटर का। तो ये हमारे टॉपिक हैं। और पहला टॉपिक है, मैंने यहाँ 2 लिख रखा है, क्लास में बना चुका हूँ, ये दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि उसमें साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए ये मैं दोबारा से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो पहला टॉपिक आज मैं यही लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, फिर से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कम समय में कार्य पूरा हो जाएगा। तो हम ये जानेंगे कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे करते हैं। बच्चों, विभव मापी के बारे में आप जानते हैं, इसमें 10 मीटर लंबा तार होता है जो दो बिंदुओं के बीच कसा होता है। और जब हम विभव मापी को उपयोग में लेते हैं तो 2 तरह के परिपथ जोड़ते हैं, एक प्राथमिक परिपथ और एक द्वितीयक परिपथ। प्राथमिक परिपथ के अंदर क्या होता है आपने सीखा पिछले 2 वीडियो में, जिसमें एक सेल धनात्मक सिरा ए से, ऋणात्मक सिरा धारा नियंत्रक से और धारा नियंत्रक कुंजी से, और कुंजी फिर तार AB के B सिरे से जुड़ी होती है। तो ये प्राथमिक परिपथ पूरा हो गया, ये इसका स्थायी परिपथ होता है। द्वितीयक परिपथ में हम उन सेलों को जोड़ते हैं जिनका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो या विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी हो। तो मेरे पास 2 सेल हैं। सामान्यतया तुलना करने के लिए हम एक लेक्लांसी सेल और एक डेनियल सेल का प्रयोग करते हैं। आपके प्रैक्टिकल में भी ये है, तो वहाँ एक डेनियल सेल और एक लेक्लांसी सेल लेंगे। मैंने यहाँ पर एक सेल E1 विद्युत वाहक बल का और एक E2 विद्युत वाहक बल का दर्शाया है। किसी भी सेल को जोड़ने का तरीका वही है कि उसके धनात्मक सिरों को उच्च विभव के सिरों से जोड़ो। तो हमने इसके उच्च विभव के सिरे से जोड़ दिए, इस तरह से ए से जोड़ दिया। अब ऋणात्मक सिरों को कहाँ जोड़ना है, तो ऋणात्मक सिरों को धारामापी में जोड़ना है। आप द्वितीयक परिपथ में जानते हैं सेल का प्लस ए से और माइनस धारामापी से होता हुआ विसर्पी कुंजी से जाता है। लेकिन यहाँ चूंकि 2 हैं सेल, इसलिए हम यहाँ एक द्विमार्गी कुंजी काम में लेते हैं। तो ये एक द्विमार्गी कुंजी है, किस तरह की है ये, जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल है जहां पर कनेक्शन किए जा सकते हैं। तो पहले टर्मिनल से हम पहले सेल के ऋणात्मक सिरे को जोड़ते हैं और तीसरे टर्मिनल से हम दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे को जोड़ते हैं। और जो दूसरा टर्मिनल है उससे हम एक धारामापी और विसर्पी कुंजी को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से द्वितीयक परिपथ हमारा पूरा हो जाता है। द्वितीयक परिपथ में दोनों सेलों को हम एक साथ जोड़ दिए हैं, लेकिन द्विमार्गी कुंजी इस प्रकार की है कि यहाँ एक कुंजी लगती है, एक कुंजी लगेगी टर्मिनल 1 और 2 के बीच और दूसरी कुंजी लगेगी 2 और 3 के बीच। यदि हमने 1 और 2 के बीच में कुंजी लगा दी तो पहला सेल द्वितीयक परिपथ में शामिल होगा, लेकिन दूसरा सेल शामिल नहीं होगा। और इसको हटा के अगर हम यहाँ कुंजी लगा देंगे तो ये दूसरा सेल द्वितीयक परिपथ में शामिल हो जाएगा और पहला सेल हट जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी परिपथ संरचना करते हैं। और ये चित्र है जो आपको बनाना है और परिपथ संयोजन यहाँ लिखा हुआ है। सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में विद्युत वाहक बल EP की बैटरी धारा नियंत्रक RH में कुंजी K1 तार AB से संयोजित करते हैं
धनात्मक शिला ए से जोड़ते हैं तो ये प्राथमिक परिपथ पूरा हो गया। द्वितीयक परिपथ में क्या है वो भी लिखा हुआ है। द्वितीयक परिपथ में जिन शैलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है उनके धनात्मक शिलों को ए से जोड़ दिए दोनों के, और ऋणात्मक शिलों को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 में 3 से जोड़ते हैं और टर्मिनल 2 का संबंध धारामापी और विसर्पी कुंजी से करते हैं। तो ये इसकी परिपथ संरचना है। अब करते कैसे हैं, प्रयोग कैसे करते हैं, किस तरह से हम इनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राथमिक परिपथ में कुंजी केवल लगाएंगे। कुंजी केवल लगाते ही इस परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा और सिद्धांत आपने इसका पिछले क्लास में सीख लिया है। तो जैसे ही धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा इस तार AB पर विभव पतन प्रारंभ हो जाएगा। करेंगे क्या, करेंगे ये कि द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के बीच कुंजी लगाएंगे। हम यहाँ पर कुंजी लगाएंगे 1 और 2 के बीच, 2 और 3 में नहीं लगाएंगे, ये भी क्लियर रखना। 1 और 2 में कुंजी लगाएंगे तो ये शहर द्वितीयक परिपथ में आ गया। अब विसर्पी कुंजी द्वारा तार AB पर संतुलित लंबाई प्राप्त करने की प्रक्रिया करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ ध्यान रखते हैं कि विसर्पी कुंजी को सबसे पहले A पर स्पर्श करवाओ और B पर स्पर्श कराओ और दोनों ही स्थितियों में विपरीत विक्षेप प्रेक्षित होना चाहिए, यानी विपरीत विक्षेप आना चाहिए। ये बताएगा कि ये परिपथ सही है, यानी इस शैल का विद्युत वाहक बल अधिक होना चाहिए तो वो अधिक है। अगर नहीं आता, एक ही दिशा में विक्षेप आता है तो हमें धारा नियंत्रक की सहायता से थोड़ा इसको सही करना होगा। कैसे करेंगे मैं प्राइवेट क्लास में आपको सिखाऊंगा। तो 1 और 2 के बीच कुंजी लगाते हैं, A और B पर रखकर विसर्पी कुंजी को विपरीत विक्षेप देख लेते हैं और A से प्रारंभ करके विसर्पी कुंजी को चलाते हुए रगड़ के नहीं चलाना है, ये इसकी सावधानियों में शामिल है। A से प्रारंभ करके हम चलते हुए आगे बढ़ते हैं और उस बिंदु पर रुकते हैं या उस बिंदु का चयन करते हैं जहां पर धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त हो, यानी संतुलन की स्थिति प्राप्त हो, और मान लिया वो किसी L1 सेंटीमीटर पर आई। तो जैसे ही संतुलित लंबाई हमारे पास आई हम तुरंत विभवमापी का सिद्धांत लगा देते हैं। विभवमापी का सिद्धांत क्या कि इस शैल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, x × L। ये विभवमापी का सिद्धांत है और इस तरह से इस शैल का विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो कार्यविधि भी मेरी लिखी हुई है क्योंकि दोबारा बना रहा हूं वीडियो। सर्वप्रथम कुंजी केवल लगाकर द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के मध्य कुंजी लगाते हैं। केवल लगाकर 1 और 2 के मध्य कुंजी लगाते हैं तथा विसर्पी कुंजी द्वारा तार AB पर संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं। माना L1 सेंटीमीटर है, अतः विभवमापी के सिद्धांत से E1 = xL1। ये विभवमापी का सिद्धांत हमने यहाँ लगाया और इसको भी काम में लेंगे, इसलिए हमने इसको समीकरण नंबर 1 लिख के छोड़ दिया। अब दूसरा काम ये करते हैं कि द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 से कुंजी हटाकर और टर्मिनल 2 और 3 के मध्य कुंजी लगा देते हैं। यहाँ ऐसा करने से दूसरा जो सेल है वो परिपथ में आ गया और पहला सेल हट गया, यहाँ से हटा नहीं। और फिर हम विसर्पी कुंजी द्वारा A और B पर स्पर्श करा के फिर वही विपरीत विक्षेप देख लेना चाहिए, नहीं तो पूरा समय लग जाएगा और हम संतुलित लंबाई प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो विपरीत विक्षेप देखकर फिर A से प्रारंभ करते हुए विसर्पी कुंजी को बिना रगड़े हुए आगे बढ़ते हुए संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं और मान लेते हैं अपनी संतुलित लंबाई कहीं और आई और वो संतुलित लंबाई L2 सेंटीमीटर है। और जैसे ही संतुलित लंबाई प्राप्त हुई आपको क्या करना है, विभवमापी का सिद्धांत लगाना है। तो फिर लिखा मैंने टर्मिनल 1 और 2 से कुंजी हटाकर 2 और 3 के मध्य कुंजी लगाते हैं और पुनः संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं। माना L2 सेंटीमीटर है, अतः विभवमापी का सिद्धांत क्या कहेगा आपको कि E2 = xL2। अब तुलना करनी है, तुलना करने का मतलब अनुपात देखना है इसका। तो अब हम इनका अनुपात ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दो या 2 में 1 का भाग लगा दो। तो मैंने लिखा है समीकरण 1 में 2 से भाग लगाया, दिस बाय दिस मींस E1/E2 = xL1/xL2, x2x cancel and therefore L1/L2। तो दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की हमने तुलना करी यानी अनुपात देखा।
वो अनुपात किस रूप में आया? दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात दोनों सेलों के लिए विभवमापी के द्वारा तार AB पर प्राप्त संतुलित लंबाई के अनुपात में होता है। अब जब हम विभवमापी का सिद्धांत लगाते हैं तो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने इस विभव प्रवणता की इंपॉर्टेंस को समझा, विभव प्रवणता को डिटेल से समझा, जहां हमने जाना कि विभव प्रवणता को ज्ञात करना आसान नहीं है, इसलिए एक अलग प्रोसेस काम में लेते हैं और जो है मानकीकरण। तो हमें x का मान ज्ञात करने के लिए मानकीकरण करना पड़ता है, लेकिन इस प्रयोग को अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों में x और x जो आए हैं वो अनुपात लेते समय कैंसिल हुए, इसलिए यहाँ मानकीकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो एक बड़ा काम हमारा बच गया और इसलिए जो अनुपात आया विद्युत वाहक बलों का वो उसकी संतुलित लंबाई में प्राप्त हुआ। आप इसको नोट करें, मैं इसे साफ करके आगे बढ़ूं। चले बच्चों, स्पष्ट है दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात विभवमापी के तार AB पर प्राप्त संतुलित लंबाइयों के अनुपात में होती है, ये बात हम समझ, संतुलित लंबाइयों के अनुपात में होती है। अब चूंकि ये आपके प्रैक्टिकल कोर्स में भी है और प्रैक्टिकल कोर्स में है और वहाँ जो इंस्ट्रक्शंस हैं बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें यहाँ प्रयोग को बार बार दोहराना है। क्यों दोहराना है? क्योंकि जब हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग में त्रुटि की संभावना बनी रहती है, त्रुटि हो सकती है। हम कितनी भी सावधानियां काम में ले लेंगे फिर भी जो यादृच्छिक त्रुटियां हैं वो होंगी। 11वीं कक्षा में हमने ये बात सीखी। तो क्या उपाय है? उपाय यही है कि हम त्रुटियों को कम कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते। और कम करने का तरीका है प्रयोग को बार बार दोहराओ और उसका औसत मान प्राप्त करो। और इस प्रकार यदि हम 5 बार प्रयोग को दोहराकर औसत लेते हैं तो त्रुटि 1/5 हो जाती है। तो हम इस प्रयोग को बार बार दोहराएंगे। अब बार बार दोहराएंगे तो रीडिंग चेंज होनी चाहिए। बार बार दोहराने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि धारा नियंत्रक की स्थिति को थोड़ा सा चेंज करेंगे। धारा नियंत्रक की स्थिति को चेंज करेंगे तो इसका प्रतिरोध बदलेगा, इसमें से निकलने वाली धारा बदलेगी, विभव पतन बदलेगा और इसलिए संतुलित लंबाइयां भिन्न भिन्न प्राप्त होंगी। तो हम इस प्रयोग को कम से कम बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से 6 बार दोहराते हैं और 6 बार दोहराकर उनका औसत प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं ये लिखूं कि धारा नियंत्रक की स्थिति को बदलकर प्रयोग को बार बार दोहराते हैं तथा E1/E2 ज्ञात कर लेते हैं तथा प्राप्त मानों का औसत ज्ञात करके फाइनल E1/E2 ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार हम 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। अब यहाँ एक कैसा सेल लेना चाहिए? एक यूनिक्लासी सेल लेना चाहिए। में देखेंगे आप कैसे है, और एक बेनियल सेल
ले लेते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन कई बार दोनों इलेक्ट्रॉन से लेके करवा देते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन सेल के तो विद्युत वाहक बल सेम ही होंगे। दोनों डेनियल ले लिए, उनके विद्युत वाहक बल 1.08 है, तो उसका अनुपात क्या आएगा? 1 आएगा। यानी उसमें कोई हमें पहले से ही पता है, तो उसका आपने कोई विशेष ऐसा नहीं है कि कुछ किया है। तो यहाँ दो सेल अलग अलग प्रकार के लेने चाहिए। एक बात और यहाँ आपको मैं समझा, इसमें विभव प्रवणता की आवश्यकता नहीं पड़ रही, मानकीकरण नहीं कर। लेकिन मैं यहाँ हूँ कि अगर मैं इस E2 को किसी ज्ञात विद्युत वाहक बल का ले लूं, कल्पना करें 2 वोल्ट है, तो मैं यहाँ पक्षांतर करूंगा तो इधर E2 आ जाएगा। E2 आ गया, यहाँ से हट गया, तो क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि E1 जो है, L1 और L2 और E2 के मान रखकर E1 की गणना भी की जा सकती है। यानी इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। और यहाँ ये जो ज्ञात विद्युत वाहक बल का लिया है, ये एक मानक सेल के रूप में हम काम में लेंगे। मान लो डेनियल सेल लिया तो 1.08 वोल्ट इसका विद्युत वाहक बल होगा, तो मानकीकरण भी इसमें साथ में होगा। ये ज्ञात विद्युत वाहक बल गया, यहाँ कुंजी लगी पहले तो मानकीकरण हो गया, और फिर यहाँ कुंजी लगाई तो फिर इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात हो। तो ये है बच्चों दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, आप नोट कर लें। चलते हैं हम आगे। अब अगला टॉपिक जो है वो है हमारा है दूसरा पॉइंट, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। प्राथमिक सेल ले रहे हैं, तो प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ऐसे आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, जबकि आप जानते हैं सेल विभव मापी का काम है विभव मापन करना, लेकिन हम कुछ इस तरह से काम में लेंगे इसे कि आंतरिक प्रतिरोध भी बताएगा। अब किस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो मान लेता हूं कि ये सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध में ज्ञात करना है। प्राथमिक परिपथ इसका स्थायी परिपथ है। प्राथमिक परिपथ में ए और बी से एक सेल धारा नियंत्रक कुंजी, बैटरी का धनात्मक सिरा ए से, ऋणात्मक सिरा धारा नियंत्रक से, और धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा कुंजी से, और कुंजी का दूसरा सिरा बी से जोड़ते हैं, ये स्थायी परिपथ। लेकिन प्राथमिक परिपथ के अलावा द्वितीयक परिपथ और विभव मापी में जोड़ा जाता है। तो द्वितीयक परिपथ में हम उस सेल को जोड़ते हैं जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तो हमें इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो लाओ इसको, तो ये ला रहा हूं, ये सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, और इस सेल का विद्युत वाहक बल मान लो E है। जोड़ने का तरीका आपको पता है, सेलों के धनात्मक सिरों को ए से जोड़ने हैं और ऋणात्मक सिरे को धारा नियंत्रक से जोड़ना है, ऋणात्मक सिरे को धारा मापी से जोड़ना है, और धारा मापी का दूसरा सिरा विषम की कुंजी से जोड़ना है, और वो विषम की कुंजी तार AB पर खिसकाई जा सकती है। तो ये द्वितीयक परिपथ हमने जोड़ा। अब आंतरिक प्रतिरोध के बारे में आप क्या जानते हैं? क्योंकि जब हम कुछ ज्ञात करने जाते हैं तो हम अपने पिछले ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को उपयोग में लेते हैं। दैनिक जीवन में भी हम ऐसा ही करते हैं। तो पूर्व ज्ञान हमारे पास क्या है? आंतरिक प्रतिरोध के बारे में याद करें, विद्युत धारा वाले अध्याय में, जिसमें हमने आंतरिक प्रतिरोध के बारे में सीखा था E - V = IR, और यहाँ से R जो है आंतरिक प्रतिरोध। अगर हमें E ज्ञात है और V ज्ञात है तो हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब E क्या है? तो E है सेल का विद्युत वाहक बल, V है सेल के टर्मिनल वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मतलब है सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच का विभवांतर, जबकि सेल खुले परिपथ
खुले परिपथ से तात्पर्य जबकि सेल से कोई धारा न ली जा रही है तो उस स्थिति में टर्मिनल वोल्टता को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। लेकिन जब सेल से धारा ली जा रही हो यानी सेल बंद परिपथ में हो तो उसके दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर को हम टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर V कहते हैं। तो ये जानकारी हमारे पास है। पर हम यहाँ सोचें कि विभवमापी से जब हम प्रयोग करेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट होगा संतुलित लंबाई प्राप्त करो, और जब संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे तो हम जानते हैं कि विभवमापी से कोई भी धारा प्रवाह नहीं होता और इसलिए जो संतुलित लंबाई प्राप्त होगी वो विद्युत वाहक बल के लिए होगी। तो विभवमापी विद्युत वाहक बल को अच्छे से नापता है। लेकिन हम जब V नापेंगे तो हम ये चाहेंगे कि धारा प्रवाहित हो, लेकिन विभवमापी का तो कंसेप्ट यही है कि परिपथ की धारा का कोई भी अंश ग्रहण किए बिना विभवांतर का मापन करता है। तो हमें धारा प्रवाह करने के लिए एक सर्किट इसको देना पड़ेगा। और क्या सर्किट देंगे हम? तो इसके लिए हम यहाँ इस तरह से एक प्रतिरोध जोड़ेंगे जिसमें धारा प्रवाह हो सके। प्रतिरोध जोड़ूं मैं, यहाँ लगा देता हूँ प्रतिरोध, इस तरह से प्रतिरोध जोड़ रहा हूँ। ये यहाँ मैंने प्रतिरोध लगा दिया। अब प्रतिरोध लगाने की बजाय क्योंकि हमें प्रतिरोध का मान बदलना भी पड़ सकता है और इसलिए मैं यहाँ पर एक पूरा क्या जोड़ूं, प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ इसमें कई सारे प्रतिरोध हैं। जैसे 0 से 50 ओम की रेंज का है तो आप इसमें से 0 से 50 ओम तक कोई भी प्रतिरोध निकाल सकते। तो प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया मैंने। अब अगर मैं यहाँ कुंजी लगा दूंगा तो धारा प्रवाहित होगी और धारा प्रवाहित होगी तो सेल की टर्मिनल वोल्टता V बन जाएगी और कुंजी हटा दूंगा तो टर्मिनल वोल्टता E बन जाएगी। हमें E और V की सहायता से ही आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात है। बच्चों अब इसकी परिपथ संरचना, तो परिपथ संरचना प्राथमिक परिपथ की सेम है। द्वितीयक परिपथ में हम क्या करते हैं? तो मैं देखूं द्वितीयक परिपथ में उस सेल के जिसका आंतरिक शॉर्ट मिल रहा हूं पूरा लिखे आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है धनात्मक सिरे को सिरे A से जोड़ते हैं और ऋणात्मक सिरे को धारामापी व विसर्पी कुंजी से जोड़ते हैं। फिर क्या किया? ये लगाया। तो मैं लिखूं कि सेल के दोनों टर्मिनलों से एक प्रतिरोध बॉक्स में कुंजी K2 भी जोड़ते हैं। तो ये है इसकी परिपथ संरचना जो बिल्कुल ही सिंपल है और कंसेप्ट बेसिस है। प्राथमिक परिपथ स्थायी, द्वितीयक परिपथ अज्ञात सेल प्लस A से माइनस धारामापी और विसर्पी कुंजी से। लेकिन हमें E और V ज्ञात करना होगा। तो जब V ज्ञात करना होगा तो धारा लेनी होगी। तो यहाँ एक सर्किट बना दिया जिसमें प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी लगा दी। जब चाहे जब कुंजी जोड़े और धारा प्रवाह प्रारंभ करें। अब करेंगे क्या? तो सबसे पहले हम इस कुंजी K2 को हटाएंगे, K1 को लगाएंगे। K2 हटाएंगे, पहले E के लिए प्रयोग करें। तो हम लिखें कुंजी K2 को हटा, कुंजी K1 लगाकर व K2 हटाकर, स्पष्ट कर दें, हटा देते। क्या करेंगे? संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे। हटाकर
विसर्पी कुंडी द्वारा तार AB पर संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं माना L1 सेंटीमीटर है। अतः जैसे संतुलित लंबाई प्राप्त हुई हम क्या करेंगे, अतः विभव मापी के सिद्धांत क्या कहता है, विभव मापी का सिद्धांत E बराबर x इंटू L। अब इसका विद्युत भागफल कितना है, उसके लिए संतुलित हुआ है तो E बराबर x तो है ही विभव प्रवणता, और संतुलित लंबाई कितनी आई L1, तो मैं इसको समीकरण नंबर 1 लेके यहाँ छोड़ देता। अब कुंजी केवल लगी रखी और K2 भी लगा दी, तो मैं लिखूं कुंजी K2 को लगाकर प्रतिरोध बॉक्स से किसी मान का प्रतिरोध निकालते हैं। मान लिया आप प्रतिरोध निकालते हैं तथा पुनः तार AB पर संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं। आप इस संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं और माना L2 सेंटीमीटर है। अब जब संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे तो यहाँ प्रायोगिक कार्य है, इसलिए विसर्पी कुंडी को पहले A और B पर स्पर्श करा के विपरीत विक्षेप हमें चेक कर लेना चाहिए कि विपरीत विक्षेप आ रहा है, नहीं तो दिक्कत होगी। और नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, धारा नियंत्रक की स्थिति को थोड़ा सा बदलना है। लेकिन ध्यान रखें, एक बार यदि आपने L1 निकाल लिया, अब आपको धारा नियंत्रक को परिवर्तित नहीं करना। प्राथमिक परिपथ में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि अब यहाँ जो विभव प्रवणता है वो फिक्स हो चुकी है। अब उसी विभव प्रवणता के आधार पे हमें अगले मान प्राप्त होंगे। तो तार AB पर संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं, माना L2 सेंटीमीटर है, अतः क्या विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से क्या कहता है सिद्धांत, E बराबर x इंटू L। लेकिन अब देखें कि अब हमने K2 को लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया, तो धारा बहने लगी। अब जो टर्मिनल वोल्टता है वो विद्युत वाहक बल E नहीं है, अब इसकी टर्मिनल वोल्टता V है। विद्युत वाहक बल की जगह अब टर्मिनल वोल्टता है यानी विभवान का। तो अब मैं लिखूंगा V बराबर x L2, इसको मैंने समीकरण 2 नाम दे दिया। क्लियर? अब हमारे पास E और V आ गए। अब हम जो अपना पूर्व ज्ञान है उसे काम में लेकर प्रयोग आगे कर सकते हैं। आप नोट करें इसे, मैं इसको साफ कर। अब इसका काम खत्म, क्योंकि हमने E भी ले लिया, V भी ले लिया और पूर्व ज्ञान हमारा है E माइनस V इक्वल टू x है। तो मैं लिखूं किसी सेल के लिए, चलो इसको भी साफ कर दूं। हम जानते हैं किसी सेल के लिए E माइनस V बराबर IR और R बराबर E माइनस V अपॉन I होता है। आंतरिक प्रतिरोध ये हम जानते हैं। यहाँ I क्या है, यहाँ I परिपथ में प्रवाहित धारा दैट इज V बाई R है। तो R क्या है, जो प्रतिरोध हमने निकाला इसमें से, और जब निकाला और संतुलित लंबाई ज्ञात करी तो संतुलित लंबाई
वही V काम में लेते हैं और R जो इसमें से हम निकालते हैं, तो ये प्रतिरोध है। तो मैं यहाँ वैल्यू रख दूं तो क्या बनेगा, अतः R बराबर E minus V upon I and I means V by R। अब मैं यहाँ समीकरण 1 और 2 का उपयोग कर लूँ, समीकरण 1 में 2 से, तो R बराबर बना E का मान समीकरण 1 देखें xl1, V का मान समीकरण 2 देखें अपॉन V xl2 इंटू कैपिटल R। आप देखें x कॉमन है, कॉमन आएगा और x से कट जाएगा, तो R बराबर क्या आया, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। इस फाइनल सूत्र से हम आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। और अब यहाँ आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें L1, L2 और R चाहिए, जो हमारे पास है। हमने क्या किया, फास्ट फॉरवर्ड देखें, हमने सबसे पहले कुंजी हटाई, कुंजी लगाई, संतुलित लंबाई प्राप्त करी, L1 सेंटीमीटर आई, ये रही परसेंट L1 सेंटीमीटर। फिर कुंजी लगाई, प्रतिरोध बॉक्स से कोई प्रतिरोध निकाला, फिर संतुलित लंबाई प्राप्त करी, संतुलित लंबाई L2 आई, और यहाँ से कुछ निकाला, तो इन L1 और L2 की वैल्यू और R की वैल्यू बराबर, तो जैसे ही रख देंगे गणना करने पर आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध की गणना हमने विभव मापी का उपयोग करते हुए की, जबकि आप जानते हैं विभव मापी का कार्य केवल विभव को नापना, लेकिन हमने अनुप्रयोग इसका कुछ इस प्रकार किया कि आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात हो। अब इस प्रयोग को हम आगे बढ़ाते हैं, आप इसे नोट करें। मैं साफ कर दूं इधर वाला, अब क्या करेंगे, अब चूंकि राजस्थान बोर्ड में प्रैक्टिकल है और बोर्ड क्या कह रहा है कि कम से कम 6 पाठ्यांक अवश्य है, तो हम यहाँ प्रयोग को बार बार दोहराते हैं। दोहराएंगे कैसे, याद करें, तुलना करी थी तो हमने धारा नियंत्रक की स्थिति को बदल के किया था, लेकिन इस प्रयोग में हम स्पष्ट रूप से आपसे कह रहे हैं कि धारा नियंत्रक की स्थिति को एक बार प्रारंभ करने के बाद नहीं बदलना है। यहाँ क्या करेंगे, हम प्रतिरोध बॉक्स में से भिन्न भिन्न मान के प्रतिरोध का चयन करेंगे, अलग अलग मान के प्रतिरोध निकालेंगे, पहले 1 ओम निकाल लो, फिर 2 ओम निकाल लो, 3 निकाल लो, 6 तक जाओ, या आप जो भी चाहें वो प्रतिरोध काम में ले सकते, कोई बाध्यता नहीं है। बस देखना यह है कि यहाँ विपरीत विक्षेप आते रहने चाहिए, और बदल बदल के हम प्रयोग को बार बार दोहराते हैं और बार बार हम आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके आगे से मैं लिख रहा हूँ L1 L2 में R का मान रखकर आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर लेते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात हो गया। दूसरी बात, प्रतिरोध बॉक्स से भिन्न भिन्न मान के प्रतिरोध निकालकर प्रयोग को बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं तथा आंतरिक प्रतिरोध की गणना करते हैं। हम क्या करेंगे, बार बार दोहराया, बार बार आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया, और फिर क्या करेंगे, इनका औसत मान प्राप्त नहीं करेंगे। औसत मान क्यों प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रयोग में त्रुटि अवश्य संभावी है, त्रुटि होगी और उसको हम कम कर सकते हैं। कम करने के अनेक उपाय हैं, जिनमें से सावधानी रखना, दृष्टि सीधी रखना, आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा, वापस देख लेना। लेकिन एक महत्वपूर्ण इसका तरीका है, क्या है कि प्रयोग को बार बार दोहराओ, औसत मान लो और इस प्रकार त्रुटि कम हो जाती है। लेकिन यहाँ हम औसत मान ज्ञात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसलिए करेंगे कि जब हम प्रतिरोध बदलेंगे
और प्रतिरोध जब हम बदलेंगे तो धारा बदल जाएगी, धारा बदल जाएगी तो आंतरिक प्रतिरोध बदल जाएगा, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध धारा पर निर्भर करता है। धारा के भिन्न मान के लिए आंतरिक प्रतिरोध भिन्न होता है। आंतरिक प्रतिरोध सेल के जो विद्युत अपघटित पदार्थ है उसके आयनों के द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध है, और धारा बदलेगी तो अवरोध भी बदलेगा। और इसलिए जब हम बार बार आंतरिक प्रतिरोध की गणना करते हैं तो इस प्रकार औसत नहीं लेते, ज्ञात करते हैं, परंतु इन मानों का औसत प्राप्त नहीं करते हैं। अब आप कहीं किसी पुस्तक में देख लेंगे और कहेंगे यहाँ तो लिखा है औसत मान ज्ञात करते हैं, तो वहां कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, औसत प्राप्त नहीं करते। क्लियर? तो क्या करते हैं, तो रिजल्ट क्या है, उत्तर क्या है, पहली बार में आया वो या बार बार किया, 6 बार किया, उसमें से उत्तर कौन सा, आंसर क्या आपका? आपको उद्देश्य था ना आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया कितना, तो उसके लिए हम एक वैल्यू नहीं बताएंगे, हम उसकी रेंज बताएंगे कि यहां से लेके यहां तक आंतरिक प्रतिरोध आया। उसके लिए एक न्यूनतम मान से अधिकतम मान तक का हम चयन करेंगे कि कम से कम ये था, अधिक से अधिक ये था, और ये हमने प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध निकाले तब। क्लियर? तो मैं लिखूं, नहीं करते हैं तथा न्यूनतम से अधिकतम आंतरिक प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। हम बताते हैं कि इस रेंज से इस रेंज में हमारा आंतरिक प्रतिरोध आया। तो बच्चों इस प्रकार ये आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लें। आज हमने इसके 2 अनुप्रयोग सीखे। विभवमापी की आज तीसरी क्लास थी, इस चैप्टर की तो आज 6ठी क्लास है, और विभवमापी को सीखते हुए हमें 3 दिन हो गए, यानी 3 लेक्चर हमारे पूरे हो गए। अभी भी 1 और 2, कम से कम 2 लेक्चर और लगेंगे और ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। एक चैप्टर कंप्लीट होने में लगभग 10 लेक्चर होते हैं। तो आज के इस विभवमापी के 2 अनुप्रयोग के साथ आज इतना ही। कल मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।